तो लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा था कि क्यूआर का शेयर कैसे करना है हमने, और क्यूआर के ऊपर क्यूआर को जनरेट कैसे करना है हमने, लिंक को कैसे जनरेट किया है, जो कि एक स्पेसिफिक लिंक हमने क्रिएट किया हुआ है, तो वो हमने कैसे किया हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ। फायरबेस के अंदर जो हमने यूज़ की हुई है वो हमने ये किया है कि हमने फायरबेस के डायनामिक लिंक्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फायरबेस के डायनामिक लिंक्स को हमने यूज़ किया और वो एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है। इसमें हमने सेटअप कैसे करना होता है वो सिंपल आपको बता देता हूँ, बाकी समझ आ जाएगी आपको। बहरहाल ये तो और चीज़ है, सिंपल हमने क्या करना है कि ना वहाँ पे अपने आपको सजेशन में आ रहा होगा स्टैंडर्ड क्यूआर ऐप, जो कि हमने अपना ऐप का जो पैकेज नेम होता है ना, यहाँ पर जब हम ऐप को कनेक्ट करते हैं फायरबेस के साथ तो ऐप का एक पैकेज नेम होता है। पैकेज नेम कहाँ पे शो हो रहा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी ऐप का पैकेज नेम ये होता है, ये होता है। ठीक है, हमारी ऐप का पैकेज नेम, सॉरी ये वाला एप्लीकेशन की आईडी, ये भी हमें यहाँ पे देना पड़ता है फायरबेस के अंदर। तो ये जब हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते हैं तो ये सब हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, खुद ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। जब हम वो देते हैं ना उसकी मदद से यहाँ पर हमारे पास सजेशन में खुद ही वो चीज़ आती है। जब हम डायनामिक लिंक को जनरेट करने जाते हैं सजेशन के अंदर हमने वो सिर्फ वो लिंक ऐड करना है। पहले हमने स्टार्ट पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमने वो इस लिंक जो आ रहा होता है स्टैंडर्ड क्यू आर डॉट पेज डॉट लिंक सजेशन में आ रहा होता है, हमने उसके ऊपर क्लिक करना है, सिंपल हमने ओके करना है और हमारे पास ये सेटअप यहाँ तक क्रिएट हो जाएगा। उसके उसके अलावा यहाँ पे आपने और कुछ भी नहीं करना होता। फिर आपने यहाँ पर आने और डिपेंडेंसी एक ऐड करनी है। वो डिपेंडेंसी कौन सी है जी? वो ये है, इनवाइट्स की एक डिपेंडेंसी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही दिस वन। ठीक है, ये हमने ऐड करनी है और सिंक नाउ पे क्लिक कर देना। फॉर सिंक नाउ क्या होता है अभी आप देखें, अब ये देखें कोई भी चेंज होती है ना यहाँ पे तो सिंक नाउ करना पड़ता है, यानी कि उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है अपनी ऐप को साथ में। तो वो फिर हम सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं और ये ऐप के अंदर ऐड हो जाती है डिपेंडेंसी। ठीक है। अच्छा, तो क्यू आर के अंदर ये लिंक बना कैसे, क्वेश्चन ये है। अच्छा, अब हमने क्या किया वही ऐड प्रोडक्ट के फंक्शन के अंदर हमने ये वाला सारा डाटा इस स्क्रीन से, यानी इस एक्टिविटी का सारा डाटा उठा के, कौन कौन सा डाटा, कंपनी की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम और कंपनी का नेम, ये चारों डाटा हमने उठा के नेक्स्ट एक्टिविटी पे फेंक दिए जिस पे हम जा रहे हैं। वो क्यू आर शेयर है। क्यू आर शेयर की एक्टिविटी पर हम आए, हमारी ऐप आई, इंटरप्रेटर आया और आके उसने देखा कि उसने इंटेंट के अंदर से गेट इंटेंट किया, यानी कि इंटेंट एक कह लें सेशन की तरह है। उसके अंदर से उसने डाटा फेच किया, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा जिसका नाम कंपनी हो, उस इस वेरिएबल से डाटा निकालो और इस वेरिएबल में सेव कर दो। यानी कि ये जो डाटा कंपनी आईडी के अंदर यहाँ पे सेंड हुआ था वो वाला डाटा अब यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है, इस एक्टिविटी के वेरिएबल के अंदर, इस जावा की फाइल के अंदर आ चुका है सारा डाटा। अब वो डाटा जब आ गया तो यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शनल केस में लगाया है कि अगर वो प्रोडक्ट नेम नल के इक्वल नहीं है और कंपनी नेम नल के इक्वल नहीं है तो लिंक को शॉर्टन कर दो, लिंक को शॉर्टन कर दो। कैसे? अब ये देखें आप, आपने क्या क्या अपलोड करना है जी आपने अपलोड करना है क्यूआर की सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करना चाह रहे हो, सॉरी शेयर करना चाह रहे हो थ्रू क्यूआर। तो वो कैसे कर सकते हो? उसकी एक सिंपल और आसान अप्रोच ये है कि आप उस डाटा को कंपैक्ट करो, इतना इस तरह कंपैक्ट करो कि वो डाटा मिस भी ना हो, वो डाटा ख़राब ना हो। ठीक है, उसको कंपैक्ट करो और उसको कंपैक्ट करने के बाद आप अपलोड कर दो। अब आप खुद देखें यहाँ पे कि इतना सारा डाटा जब हम अपलोड करेंगे, मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ। इस वेबसाइट पे हम आते हैं। ठीक है यहाँ पे मैं सिंपल तो लिखता हूँ ना कुछ एक स्ट्रिंग समथिंग। ठीक है, तो ये क्यू आर जनरेट होता जा रहा है, बनता जा रहा है और साथ देखें डेंस भी हो रहा है। अब मैं इस सब को कॉपी करता हूँ और इसको मैं 2-3 दफ़ा पेस्ट करता हूँ।
तो आप देखें इसकी डेंसिटी कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, प्रिंटिंग के अंदर इशू आएंगे, वो क्यूआर तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्यूआर तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और वो सपोर्टेबल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि डाटा को कम से कम रखना है, डाटा को इतना कम रखना है कि बिल्कुल क्लियर रहे, इसलिए हमने डाटा को कम्पैक्ट करना है। ये इतना सारा डाटा जब हम उसके अंदर अपलोड करेंगे तो वो तो ज़ाहिर सी बात है इसी तरह डेंस हो जाएगा, तो हमने इसको कम्पैक्ट करना है। कैसे? जब हमने इसको अपलोड कर दिया ना, इसका एक लिंक बन गया, इसका एक लिंक बन गया, उस लिंक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे पास वेरिएबल है। कंपनी व्यू तो एक नाम है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर जो कंपनी की आईडीज़ हैं ये हर कंपनी के लिए डिफरेंट होगी, हर प्रोडक्ट के लिए कंपनी की आईडी डिफरेंट हो सकती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक फार्मा की कंपनी ने कोई अपलोड की है तो उसके लिए कंपनी की आईडी डिफरेंट है, और एक दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी ने अपलोड किया एक प्रोडक्ट तो उसके लिए कंपनी की आईडी और प्रोडक्ट की आईडी दोनों डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट की आईडी तो हर आईडी की हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट है, तो इस वजह से ये दोनों आईडीज़ जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से हमने यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट जब किया तो हमने ये दोनों आईडीज़ और दोनों नेम उठा के अगली एक्टिविटी में फेंक दिए, और इन्हीं से यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है वो प्रोडक्ट, इन्हीं से यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है वो प्रोडक्ट। वो यहाँ पे हमने दी, लिंक को शॉर्टन करना है। अब हमने इसका एक रूल है, एक प्रोटोकॉल है, वो कैसे कि हमने एक कस्टम लिंक क्रिएट किया। स्टैंडर्ड कीवर्ड सबसे पहले तो हमारे पास वो चीज़ आनी चाहिए जो कि हमने ऐड करवानी है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा एक लिंक आएगा। कौन सा लिंक? एक बैकअप लिंक। मैंने आपको उस वक्त एक चीज़ बताई थी, वो ये थी कि तलहा क्यूआर, मैं खोलता हूँ यहाँ पर, ये देखें। अब अगर हम इस लिंक के ऊपर जाते हैं, जब हम इस लिंक के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ऐप तो इंस्टॉल नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है हमारी, ये जो हैंडफ्री की प्रोडक्ट है जो डॉज कॉइन कंपनी ने अपलोड की हुई है, वो हमारे पास लैपटॉप में तो ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि लैपटॉप पे तो ऐप इंस्टॉल नहीं हुई वो तो वो कहाँ पे खुलनी चाहिए? वो मेरे फिर यहाँ पर खुलती है, वो यहाँ पर आके इस वाली मेरे ब्लॉग के ऊपर यहाँ पर खुलती है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है ये इसी ऐप के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो लिंक चेंज भी कर सकते हैं, ये वाला लिंक आप उठा के चेंज कर दें, कोई किसी और कंपनी का कुछ कुछ भी लिंक डाल दें, तो वो फिर जिस जिस जगह पे या जिस मोबाइल पे या जिस लैपटॉप पे ऐप इंस्टॉल नहीं होगी वो वहाँ पे खुल जाएगी ये वाली ऐप। समझ गए आप? अच्छा, अब उसके बाद उसके बाद हमने एक लिंक के अंदर ना हमने कंपनी की आईडी डाल दी है, यानी कि कंपनी की आईडी और प्रोडक्ट की आईडी, ये चीज़ें हमने साथ में उसके जोड़ दी हैं। फिर उसके बाद हमने पैकेज का नेम भी अपलोड किया। यहाँ पर अगर आप देखें लिंक के अंदर, लिंक के अंदर हमारे पास पैकेज का इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास मोबाइल में पैकेज की इन्फॉर्मेशन जाएगी ना, तो लिंक के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो पैकेज से ही यूनिकली आइडेंटिफाई होती है एक ऐप अपने मोबाइल के अंदर, प्ले स्टोर के ऊपर, दोनों जगह पे। ठीक है, अब ये लिंक जो है ना, अगर मेरे पास ऐप में मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है मेरी ऐप, अगर मैं ये मैं आप व्हाट्सएप पे खोला हुआ ना, मैं मोबाइल के ऊपर खोलता हूँ इसको, जब मैं मोबाइल के ऊपर खोलूँगा तो वो ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगी, उसका एक पैकेज नेम मुझे मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? जो यहाँ पे मैंने लिंक के अंदर जनरेट किया हुआ है साथ में, तो वो मुझे पैकेज नेम मिलेगा। उस पैकेज नेम को मैं सर्च करूँगा, मेरा मोबाइल सर्च करेगा उस अपने अपने अंदर। ठीक है, उसको अगर मेरी वाली ऐप मिल जाती है, ये वाली ऐप मिल जाती है उसको, तो वो उस ऐप के अंदर ये डाटा जाके खोल देगा। अदरवाइज़ क्या करेगा? वो प्ले स्टोर पे जाएगा, उसी पैकेज नेम को सर्च करेगा, उसी पैकेज नेम के ऊपर से वो ऐप निकालेगा। अगर प्ले स्टोर पे अपलोडेड है ये वाली ऐप मेरी, अगर अपलोडेड है तो प्ले स्टोर पे सर्च करेगा, मिलेगी उसे, वो उस ऐप के ऊपर कहेगा कि इसको इंस्टॉल कर लें। वो फिर उसको इंस्टॉल करने का कहेगा और आप उसको ऐप को इंस्टॉल करेंगे, और फिर ये जो डाटा आप लेके गए हुए हैं कंपनी आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये वहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब कंपनी आईडी और प्रोडक्ट आईडी ये सब हमने डाला, फिर उसके बाद हमने ये एक लिंक डाला हुआ है। ये कितना बड़ा लिंक का क्या मतलब है? अब प्रोडक्ट नेम और कंपनी नेम भी यहाँ पर हमने ऐड किए हैं, उनको देखें अगर आप, तो कंपनी नेम और प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर हमने एक ये वाला एक लिंक ऐड किया हुआ है, ये एक PNG का लिंक है, एक इमेज का लिंक है, जो कि ये इमेज है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है यहाँ पे हमने एक डायनेमिक लिंक, उस इसका ये हमने एक लिंक जनरेट किया, एक बड़ा लिंक है, इसको हमने कम्पैक्ट करना है। डायनेमिक लिंक का हमने एक टास्क क्रिएट किया, उसके अंदर हमने ये वाला जो URI था, ये कस्टम लिंक था, उसका हमने URI उस लिंक के अंदर पास कर दिया, सेट लॉन्ग लिंक करने के बाद हमने उसका बिल्ड शॉर्ट लिंक किया, और शॉर्ट लिंक करने के बाद उसको ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर किया, यानी उसको टास्क को हमने परफॉर्म कर दिया। जब वो टास्क परफॉर्म हो गया तो हमारे पास शॉर्ट लिंक आ गया।
जब हमारे पास शॉर्ट लिंक आ गया, हमने उसका क्यूआर क्रिएट करना है, उस लिंक को सेव करना है और उस लिंक को शो करवाना है। तीनों काम हमने यहाँ पर कर दिए। वो कैसे, कहाँ पे हुए हैं यहाँ पे? अगर लिंक जैसे ही क्रिएट हुआ तो यहाँ पर क्यूआर क्रिएट होकर सेव हो गया, लिंक यहाँ पे आ गया और उसके बाद लिंक डेटाबेस में भी सेव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप आके देखो कि क्यूआर कैसे क्रिएट हुआ। क्यूआर कैसे क्रिएट हुआ जी? अगर लिंक की लेंथ ज़्यादा है, लिंक की लेंथ 0 से बड़ी है, यानी कि लिंक एक वैलिड लिंक है, तो क्या करें? विंडोज़ मैनेजर को ओपन करो, विंडोज़ की सर्विस को ओपन करो, डिस्प्ले विंडो मतलब कि उसकी डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले को ओपन करो, फिर पॉइंट की क्लास को कॉल किया, फिर हमने डिस्प्ले किया गेट साइज ऑफ पॉइंट दैट पॉइंट, और फिर पॉइंट का एक्स और वाई लिया, फिर उसके बाद हमने डायमेंशन सेट की उसकी कि जिसका क्यूआर होना चाहिए, फिर क्यूआर इनकोडर मेन असल क्लास है जिसके अंदर हमने लिंक को दिया, और लिंक जो है ना क्यूआर के अंदर इनकोड हो गया। उस पॉइंट के उस पॉइंट के ऊपर एक डायमेंशंस क्रिएट हुई जिसके ऊपर उस लिंक का क्यूआर जो है वो जनरेट हो गया। इसकी एक अलग मंतक है, इसकी एक अलग लॉजिक है जिससे क्यूआर कोड जनरेट होता है। ये क्यूआर इनकोडर की क्लास करती है सारा काम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जब वो इनकोड एज अ बिट मैप बिट मैप एक इमेज की टाइप होती है। ठीक है, उसमें हमारे पास वो जब जनरेट हो गया तो वो बिट मैप हमारे पास आ गया। ये इमेज ही समझे यहाँ पे भी इसको, अब इसको इमेज समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको इमेज व्यू के अंदर इमेज क्यूआर के नाम से, मैंने इमेज व्यू का नाम सेव किया हुआ है, उसके अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, उसके अंदर हमने इमेज का जो बिट मैप है वो अपलोड कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये क्यूआर बन के सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने ले आउट क्यू आर लिंक डॉट सेट विजिबिलिटी विजिबल, और जो लोडिंग का एक बार आ रहा था, प्रोग्रेस बार, यानी कि यहाँ पे एक गोल दायरा आ रहा था घूमता हुआ, वो हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्यू आर जनरेट हो गया। ठीक है, सेव लिंक के ऊपर हमने सिंपली सेव कर दिया लिंक। कैसे? प्रोडक्ट के ऊपर हमने जाके डाटा को अपलोड कर दिया है, इस कंपनी व्यू के अंदर गए और कंपनी आईडी के अंदर जाके प्रोडक्ट्स के अंदर गए और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आईडी के ऊपर हमने जाके वो प्रोडक्ट का लिंक सेट कर दिया, अपडेट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ ना, और ये प्रोडक्ट का लिंक जो है वो जाके सेव हो गया। अच्छा, अब अपडेट चिल्ड्रन और सेट चिल्ड्रन के अंदर फ़र्क होता है। फ़र्क कैसे होता है कि जब हम अपडेट करते हैं ना, तो पहले की ये जितने भी डाटा पड़ा हुआ है ना, जितने भी चिल्ड्रंस पड़े हुए हैं इस प्रोडक्ट आईडी के, वो सब के सब पहले के वाले पड़े रहते हैं और नई चीज़ अपडेट हो जाती है, जिस तरह भी लिंक अपडेट हुआ है। और अगर हम सेट करते हैं ना, सेट वैल्यू, तो जो पहले का डाटा पड़ा हुआ है ना उस लिंक के ऊपर, उस पेरेंट की चाइल्ड की, यानी प्रोडक्ट की आईडी पेरेंट है, उसके जो चिल्ड्रन है उसके उसके ऊपर जो पहले का डाटा वो पड़ा हुआ है वो सब रिमूव हो जाता है, और जो नई वैल्यू आती है जो कि प्रोडक्ट लिंक अभी हमने इस केस में अपलोड किया है, तो वो सिर्फ प्रोडक्ट लिंक यहाँ पे पड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके इसको हम सेट वैल्यू करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है, इसमें दोनों में ख्याल करना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद क्यूआर शेयर हो गया। अच्छा, सेव एज पीडीएफ करना और सेव एज इमेज अपने पास सेव करना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक टास्क है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हमारे पास बटन क्लिक होता है बीटीएन बीटीएन सेव इमेज का, बीटीएन सेव इमेज का जब हमारे पास इमेज होता है तो हम उसको कहते हैं कि फंक्शन कॉल करते हैं बीटीएन सेव इमेज के, बीटीएन सेव हो गया। अगर वो बीटीएन सेव हो गया तो सेव हो गया ना, तो उसकी फाइल हमें मिल जाए। अगर वो फाइल नल के इक्वल नहीं है तो मतलब कि वो प्रोडक्ट या जो जो सॉरी जो क्यूआर है वो इमेज के तौर पे सेव हो गया। हम यहाँ पे इसको एक स्नैक बार शो करवाते हैं। स्नैक बार क्या होता है, यहाँ पर जब आप बटन के ऊपर क्लिक करते हो ना पीडी इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक सा बॉक्स शो होता है जिसके अंदर लिखा आ रहा होता है कि अपडेटेड, या जो भी स्टेटस हम यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस केस में लिखा हुआ है इमेज सेव टू गैलरी, तो वो हमें वहाँ पे शो होता है ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब सेव इमेज का फंक्शन बेसिकली करता क्या है, उसके अंदर हम जाते हैं। एक रूट बनाता है। रूट कैसे बनाता है? एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, एक स्टोरेज डायरेक्टरी के अंदर हमारी मोबाइल की स्टोरेज डायरेक्टरी, क्योंकि ऐप के मोबाइल के ऊपर जब रन हो रही है तो मोबाइल की स्टोरेज डायरेक्टरी लेता है और उसके ऊपर एक फाइल बनाता है। रूट उस एक फ़ोल्डर के अंदर जाता है, मतलब अभी भी उस मेन रूट के अंदर गया, यानी कि मेन हमारी स्टोरेज के ओपन किया है इसने, उसके बाद हमारे एक फ़ोल्डर के अंदर गया है और उसको एक इसने डायरेक्टरी का नाम दे दिया माई डायरेक्टरी।
अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, यानी कि स्टैंडर्ड क्यूआर्स का एक फोल्डर बना हुआ पहले का पड़ा हुआ है, तो ओके। अदरवाइज एक एम के डी आई आर, आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हो तो एम के डी आई आर का मतलब पता होगा, मेक डायरेक्टरी का होता है इसका मतलब। एम के डी आई आर वो फंक्शन, वो वाली डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब हमने एक प्रोडक्ट का नेम भी यहाँ पे रखना है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट नेम होगा। तो हर प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी से हम रख रहे हैं, इसी तरह हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के इमेज को भी वही आईडी दे देनी है, ताकि हमारे पास कन्फ्यूजन भी ना हो और सिंक्रोनाइजेशन भी आ जाएगी दोनों चीज़ों में। यानी कि अगर हमने प्रोडक्ट की इमेज निकालनी है तो प्रोडक्ट की आईडी देखेंगे तो हमें पता चलेगी कि ये कौन सी इमेज, कौन से प्रोडक्ट की इमेज है। अच्छा, अब उसके बाद हमने आईडी दे दी, उसके बाद हमने उसको एक फ़ाइल के तौर पे क्रिएट कर लिया। जब हमने उसको फ़ाइल के तौर पे क्रिएट किया, सिंपल हमने उसको क्या किया कि फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम पे डाली, और वो बिट मैप को कंप्रेस किया, और इमेज को हमने अपलोड कर दिया आउट फ्लैश और आउट क्लोज। आउटपुट स्ट्रीम को हमने फ्लैश करके क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। बस दैट्स ऑल था इस इमेज को सेव करने के लिए। अच्छा, अब इमेज सेव हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, इमेज जब सेव हो जाता है ना इमेज जब सेव हो जाता है तो उसके बाद वो कहता है कि फाइल को रिटर्न कर देता है, तो फाइल यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है, तो नॉट नल की कंडीशन ट्रू होती है, और ये हमें कह देता है इमेज सेव टू गैलरी। अब बीटीएन एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, यानी कि बीटीएन सेव पीडीएफ के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का फंक्शन कॉल होता है। उसके अंदर क्या होता है, वो उसी तरीके से डायरेक्टरी क्रिएट होती है, आउटपुट स्ट्रीम पर डलती है, और पीडीएफ राइटर का एक इंस्टेंस बनता है, और वो आउटपुट स्ट्रीम के अंदर वो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, यानी कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की क्लास क्रिएट हुई, एक डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट उधर चला जाता है, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर जाके वो डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, और उस इमेज को, जो कि हमें बिटमैप से मिलता है, अगर इमेज पहले से अपलोडेड सेव नहीं है तो वो सेव भी हो जाता है उसी बिटमैप से। कौन सा बिटमैप से, जिससे क्यूआर बना है, यानी कि क्रिएट क्यूआर को हमने पहले देखा है ना, तो लिंक से जो क्यूआर बना, क्यूआर वहाँ हमारे पास बिटमैप में सेव था इस क्लास के अंदर, ठीक है। वो हमने वो बिटमैप इमेज के अंदर डाला, और इमेज के अंदर डाल के इमेज को सेव कर लिया। और अगर हमने पहले से पीडीएफ बनाने से पहले इमेज को गैलरी में सेव नहीं किया हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेव करेगा, वहाँ से एक फ़ाइल निकलेगी, वो फाइल यानी कि फ़ाइल एक पूरी डायरेक्टरी निकलेगी कि यार आप जाओ पहले इंटरनल स्टोरेज में, फिर आप जाओ स्टैंडर्ड क्यूआर्स में, क्यूआर्स के अंदर जाके इस नाम का वो इमेज होगा, इस नाम के इमेज को यूआरआई में कन्वर्ट करो, और उसको पीडीएफ राइटर के अंदर खोल दो, पीडीएफ राइटर के अंदर पीडीएफ राइटर के हवाले कर दो, और वो पीडीएफ राइटर जाके उसके ऊपर राइट कर देगा, वो वाली इमेज को राइट कर देगा। और डॉक्यूमेंट डॉट ऐड ऐड किया उसने उस इमेज को राइट ऐड कर दिया, और फिर हमने उसको साथ ही एक फिर स्नैक बार एक शो करवा दिया कि पीडीएफ जनरेटेड, तो पीडीएफ जनरेट हो गया, तो डॉक्यूमेंट हमने क्लोज कर दिया, और दैट्स ऑल इस एक्टिविटी के लिए। और एक एक चीज़ और है वो जो रह गई है, वो ये है कि जब हम इस लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, बल्कि दो चीज़ें रह गई हैं उससे। जब हम उस लिंक के बटन पे क्लिक करते हैं तो लिंक जो होता है वो क्लिप बोर्ड पे कॉपी हो जाता है। क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड यानी कि आपका जो मोबाइल जिस पे आप कॉपी पेस्ट करते हो वो चीज़ होती है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का हमने यानी कि मोबाइल की सर्विस को एक्सेस किया, और उसके बाद हमने उसके प्रोडक्ट का लिंक वहाँ से टीवी प्रोडक्ट लिंक जो हमारे पास सेट हुआ हुआ उसके अंदर से गेट किया, गेट करने के बाद हमने उसको क्लिप बोर्ड के ऊपर सेट प्राइमरी क्लिप, मतलब कि प्राइमरी यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको सेव कर लिया हमने, यानी कि हमने उसको सेव कर लिया अपने पास। क्लिप बोर्ड पे जैसे ही कॉपी हो जाता है, अगर वो कॉपी हो गया है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, रिटर्न जब ट्रू हो जाएगा तो हम उसको कह देंगे कि क्लिप कॉपीड टू क्लिप बोर्ड को, टेक्स्ट कॉपीड टू क्लिप बोर्ड, ठीक हो गया। तो अब मैं ज़रा लिंक को शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ इसको। अच्छा तो उसके बाद हमने कॉपीड कर दिया क्लिप बोर्ड। उसके बाद हमारे पास एक और जो चीज़ रह गई थी वो ये थी
कि हमने जब शेयर के ऊपर क्लिक कर दिया, अगर बटन बटन जो हमने शेयर के लिए बनाया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? वो सिंपल है यार, वो ये रहा बीटीएन शेयर। जब वो क्लिक होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो इंटेंट एक क्रिएट होना चाहिए। अब ये लाजमी नहीं है कि हम अपनी ऐप के अंदर ही ना इंटेंट के अंदर से इंटेंट की मदद से एक एक्टिविटी पे दूसरी एक्टिविटी पे जा सकते हैं। इंटेंट की मदद से हम एक ऐप से भी दूसरी ऐप के ऊपर मूव हो सकते हैं। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? सेट एक्शन, हमने एक्शन का एक सेंड का एक एक्शन क्रिएट परफॉर्म करना है। पुट एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा पुट करना है? हमने एक्स्ट्रा टेक्स्ट पुट करना है। शॉर्ट लिंक, वो एक लिंक है, वो जो लिंक हमारे पास क्रिएट हुआ है, शॉर्ट लिंक, जिसको हमने एक लिंक को कंप्रेस किया था ना, वो जो शॉर्ट लिंक बना था वो हमने शेयर करना है। तो वो हमने यहाँ पे दे दिया, और उसकी टाइप क्या है? टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद हमने उसको स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया, और क्रिएट चूज़र, एक चूज़र क्रिएट कर दिया, जिसके ऊपर क्या होता है, आप उसको व्हाट्सएप पे भी लिंक कर शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस पे भी शेयर कर सकते हो, और एनी अदर ऐप जो जो कि शेयरिंग अलाउ करती है, जो कि चैटिंग अलाउ करती है, उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हो। वहाँ पे वो आपको शो हो जाएंगी। अच्छा, चूज़र के अंदर, ठीक है। वो आपने स्टार्ट कर दिया एक्टिविटी। तो ये था क्यूआर के अंदर से। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है क्यूआर जनरेट कैसे होता है। क्यूआर जनरेट भी होगी, क्यूआर स्कैन कैसे होता है। यूज़र एंड के अंदर हम जाते हैं, और यहाँ पर मैं यूज़र डैशबोर्ड के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ चीज़ चेंज नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम जो मीटिंग रखेंगे और उसके अंदर हम क्लियर कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने बीटीएन स्कैन का एक बटन, जो हमारे, मैं इसका पहले आपको व्यू दिखा दूँ कि ये है किस तरह की एक्टिविटी दिखती है। ये एक्टिविटी इस तरह की दिखती है कि प्रोडक्ट ऊपर आ रही होती है, यहाँ पर एक स्कैन का बटन आ रहा होता है, नीचे सारी कंपनीज शो हो रही होती हैं। ठीक है, कंपनीज लिस्ट में शो हो रही होती हैं। वो लिस्ट में हमने कंपनीज कैसे शो करवाई हैं? सिंपल वैसे ही हमने शो करवाई हैं जैसे हम प्रोडक्ट्स को शो करवाते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, कंपनीज के अंदर जाते हैं, यहाँ पर जितनी कंपनीज रजिस्टर हुई होती हैं, हम वो सारी कंपनीज वहाँ पे शो करवा देते हैं। जब भी किसी भी कंपनी के ऊपर क्लिक होता है, हम उस कंपनी के लिंक क्रेडेंशियल्स उठाते हैं, यहाँ से लिंक उठाते हैं, कंपनी का आईडी उठाते हैं, और उसकी अंदर चले जाते हैं कंपनी व्यू के अंदर। उस कंपनी के अंदर चले जाते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स के अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं। वो हम उसके प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिस्ट के अंदर शो करवाते हैं। तो जब उसकी प्रोडक्ट के ऊपर एक के ऊपर क्लिक होता है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को सारे उसके अंदर के डाटा को निकाल के दिखा देते हैं। बस सिंपल डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है यहाँ पे, अगर आप इसके ऊपर फोकस करें थोड़ा सा। ठीक है, बाकी ये है कि अगर आपने एसक्यूएल पे पहले काम किया हुआ तो इसको तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, और ये वैसे भी बहुत आसानी से समझ आ जाने वाली चीज़ है। अच्छा, अब जब स्कैन का बटन क्लिक होता है, मैं आपको ये बता रहा था, जब स्कैन का बटन क्लिक होता है तो क्या होता है? जब स्कैन का बटन क्लिक होता है तो इंटेंट ओपन होता है। मैंने आपको पहले बताया कि इंटेंट यह लाजमी नहीं है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में सिंपली लेके जाने के लिए हो। इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस भी हो सकती हैं। अब ये स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी स्टार्ट करेगी, यानी कि जो हम जिस एक्टिविटी पे जाना चाह रहे हैं वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और एक ख़ास एक्शन उस एक्टिविटी में परफॉर्म होगा, तो ये इसी क्लास में वापस आ जाएगी। तो सेट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, और एक रिजल्ट भी लेकर आएगी। ठीक है। तो उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इसको हम आके देखते हैं। क्यूआर स्कैनर की क्लास में जाते हैं हम। जैसे ही हम क्यूआर स्कैनर की क्लास में गए तो हमने उसने हमें कह दिया सेट कंटेंट व्यू। हमने यहाँ पर अब हमारे पास कोई एक्सएमएल नहीं है, सिंपल एक वो है। इसके लिए हमने एक जी सिंग स्कैनर व्यू, एक लाइब्रेरी है एक, उसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही वो लाइब्रेरी, इसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है। उसकी मदद से हम उस क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं, और उसी से हमने डाटा को ये स्कैन कर रहे हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं। उसी का एक स्कैनर व्यू हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और हमने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर भी बताया हुआ है कि एक स्कैनर व्यू की एक एक्टिविटी टाइप की होगी, जो कि हमें उस डिपेंडेंसी से आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें, एक चीज़ जो मज़ीद अभी आपको बतानी है वो है कि इमेज अपलोड कैसे होता है। सॉरी, वो चीज़ ये है कि हमने यहाँ पर नेम जो है वो अपलोड किया हुआ है, राउंड आइकन, लाओ बैकअप आइकन, थीम स्टैंडर्ड क्यूआर,
इसके अंदर हम ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन कि हमारे पास अपलोड हुआ हुआ है। बहरहाल अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने क्या चीज़ की थी इसके अंदर चेंज। तो अभी हम यहाँ पर वापस आते हैं, स्कैनर व्यू के ऊपर हम जाते हैं। ये हमारे पास रीचिंग स्कैनर व्यू है, ठीक है। इसकी क्लास को ये हमारे पास डिपेंडेंसी ऐड हुई है, तो वो वाली क्लास हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो सकती है, लेकिन हम इसको एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, अब अच्छा, स्कैनर ओपन होता है। स्कैनर ओपन कैसे होता है जी? ओपन, ऑन रिज्यूम एंड ऑन पॉज के फंक्शंस हैं। जैसे ही ओपन स्कैनर ऑन पॉज होता है, यानी कि स्कैनर भी ओपन होता है, तो ऑन पॉज होता है, सॉरी, बैक हम जब क्लिक करते हैं तो कैमरा स्टॉप हो जाता है, और रिज्यूम जब हम क्लिक करते हैं तो सेट रिजल्ट हैंडलर, और इसके अंदर रिजल्ट हैंडल हो जाता है और स्टार्ट कैमरा स्टार्ट हो जाता है। यानी कि कैमरा स्टार्ट और स्टॉप जहाँ पे भी होना है वो इन दो फंक्शंस की वजह से। ओपन ओवरराइड फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली इवेंट्स के ऊपर जो है ना ये कॉल हो जाते हैं, और इवेंट्स कौन कौन से इवेंट और कैसे हैंडल हो रहे हैं और कहाँ हैंडल हो रहे हैं वो भी हमने जिशिंग की बात की है। वो लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये सारा कुछ हैंडल हो रहा होता है, इसके लिए हमारा हेडेक नहीं है। अच्छा, अब हैंडल रिजल्ट की भी जब बात होती है ना, सेट रिजल्ट हैंडलर, तो जब हैंडल रिजल्ट हम हैंडल करते हैं तो शो रिजल्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, और रिजल्ट के अंदर से हम गेट टेक्स्ट कर लेते हैं। वो रिजल्ट कहाँ जाता है जी? वो रिजल्ट इंटेंट क्रिएट होता है, इंटेंट के अंदर हम फिर वैल्यू सेव करते हैं उसी तरीके जिस तरह हम पहले सेव करते आ रहे हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाने के लिए। तो हमने यहाँ पर सेट रिजल्ट करना है, और रिजल्ट ओके कहने के बाद हमने इंटेंट को रन कर देना है। तो अभी हमने यहाँ पर आए किस तरह थे? हम यहाँ पर आए थे एक रिजल्ट को लेने के लिए, एक चीज़ को, एक डाटा को लेने के लिए आए थे। तो ये एक इवेंट परफॉर्म हो गया कि यहाँ से हमने दोबारा रिजल्ट को एक इंटेंट को स्टार्ट कर दिया। जब इंटेंट को स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर हम वापस आ गए। जब हम वापस आए तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का, ठीक है। ये कॉल हो गया और यहाँ पर हम आ गए। रिजल्ट कोड भी वो लेके आया जो हमने यहाँ से पास किया था ना, वो रिजल्ट कोड भी वापस आ गया, और उसके बाद इंटेंट का डाटा भी वापस आ गया, जो कि डाटा हमने यहाँ पे पुट किया था। इंटेंट का डाटा कौन सा था? रिजल्ट, और रिजल्ट की वैल्यू, तो वो यहाँ पे वापस आ गया। अब रिजल्ट कोड हमें पता चल गया, हमने यहाँ से 1 रिजल्ट कोड के साथ भेजा था, तो रिजल्ट कोड अगर 1 है तो और रिजल्ट कोड ओके भी है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर से वो जो रिजल्ट का डाटा था ना, इंटेंट का डाटा के अंदर से हमने रिजल्ट की वैल्यू निकाली, और वो हमें स्ट्रिंग का डाटा मिल गया। स्ट्रिंग का डाटा मिल गया। अब हमारे पास वो जो भी क्यूआर में स्कैन हुआ है ना, जो भी हमारे पास क्यूआर में स्कैन हुआ है, वो डाटा सारा आके हमारे पास str एडिट टेक्स्ट के अंदर सेव है, ठीक है। अब वो डाटा हमारे काम का है या नहीं है, यानी कि हमारी ऐप उसे सपोर्ट करती है या नहीं करती, यहाँ पे हमने उसका डिसीजन लेना है। अगर हमारी ऐप इस लिंक के ऊपर बनी हुई है, यानी कि वो जो क्यूआर स्कैन हुआ है, उस क्यूआर वो क्यूआर जिस लिंक के ऊपर जनरेट हुआ है, वो लिंक इस ऐप के अंदर वो लिंक इस क्यूआर के अंदर है जो अभी स्कैन किया है। ये वाला लिंक उस क्यूआर के अंदर है जो हमने अभी स्कैन किया। तो अगर है तो हमें क्या करना है? हमने उस डायनेमिक लिंक को जो कि हमने जनरेट किया और जिससे क्यूआर जनरेट हुआ, क्यूआर जनरेट होने के बाद वो हमारे पास वापस क्यूआर में स्कैन होके वापस आया, तो अगर वो वाला लिंक हमने यहाँ से उस डायनेमिक लिंक को यूआरआई के अंदर कन्वर्ट करने के बाद डायनेमिक लिंक को हमने वापस उसको एक उसी लिंक के अंदर वापस हम ले आए, जो कि हमने यहाँ पर एक क्रिएट किया था। एक लंबा सा लिंक था जिसको हम कस्टम लिंक कह रहे थे, फिर हमने उसको शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद हमने उसको यूज़ किया, तो वही वाला लिंक हमारे पास दोबारा ये वाला लिंक हमारे पास दोबारा बन गया, दोबारा खुल के आ गया। अब हमने उस दोबारा जो खुल के लिंक आया ना, हमने उसको कह दिया डीप लिंक, ठीक है। तो डीप लिंक के अंदर हमारे पास सारा पेंडिंग डाटा जो था ना लिंक का, वो हमारे पास आ गया। गेट लिंक हमारे पास बन गया। अब हमारे पास जो लिंक बन गया, तो हमने एक टोस्ट शो करवाया कि क्यूआर स्कैंड हो चुका है, डाटा हमारे पास आ चुका है। हमने इंटेंट क्रिएट किया हुआ यूज़र डैशबोर्ड से, हमने इस एक्टिविटी से जाना है क्यूआर की डिटेल्स के ऊपर, यानी कि वो प्रोडक्ट की डिटेल को खोल देगा सारा, क्यूआर की जितनी भी डिटेल है, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट की डिटेल है, इन अदर वर्ड्स, वो हमारे पास आ जाएंगी। और डीप लिंक हमारे पास चला जाएगा, कंपनी आईडी चली जाएगी, प्रोडक्ट की आईडी चली जाएगी, और डमी चला जाएगा और लिंक चला जाएगा। अब कंपनी आईडी और प्रोडक्ट आईडी तो हमें अभी पता ही नहीं है, हमारे पास आई ही नहीं है। वो तो तब आएगी जब हम इस लिंक को ओपन करेंगे, इस लिंक के अंदर से डाटा को निकालेंगे। यानी कि ये लिंक है ना, इसके अंदर कंपनी आईडी और प्रोडक्ट आईडी मौजूद है, लेकिन
वो इसके साथ सबके साथ मर्ज्ड है, उस वो एक स्ट्रिंग है। जब हम उस स्ट्रिंग के अंदर से वो चीज़ फैच करेंगे, जब उस स्ट्रिंग के अंदर से स्प्लिट करके निकालेंगे वो जो है ना, यानी सब स्ट्रिंग करके जब हम उसको निकालेंगे तब हमारे पास आ सकेगी। तो अभी तो नहीं है, अभी हमने सिंपल ये पास कर दिए हैं। ये क्यों पास किए हैं, खाली क्यों पास किए हैं, इसकी भी अभी एक रीज़न है, वो भी बताऊंगा। और ये डमी हमने क्यों पास किया और उसके अंदर एक्स वाई जी क्यों पास किया भाई, ये भी एक लॉजिक है, ये भी आपको बताऊंगा। अच्छा, अब लिंक भी हमने पास कर दिया। अब ये हमारे पास क्यू आर डिटेल के पास चला गया। क्यू आर डिटेल की असल क्लास की जो असल में एक वो है, व्यू है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ये ये अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिंक जो हमारे पास शॉर्ट हुआ लिंक आया ना, वो लिंक ओपन होगा, वो बड़ा लिंक बनेगा। वो भी हमारे पास पिछली क्लास में बन के आ गया, यानी कि यूज़र के डैशबोर्ड के ऊपर ही बन गया था वो लिंक, और वो हमारे पास अभी आ चुका है। अब हमने उस लिंक को स्प्लिट करना है, उसके अंदर से डाटा को फेच करना है। हमारे पास कंपनी आईडी निकलेगी, प्रोडक्ट की आईडी निकलेगी। दोनों आईडीज़ जब हमारे पास निकलेंगी, हम इस डाटाबेस के अंदर जाएंगे, कंपनी आईडी डालेंगे, प्रोडक्ट की आईडी डालेंगे, तो ये सारा डाटा हमें मिल जाएगा। ये वाला सारा डाटा उठा के हम यहाँ पे ला के शो करवा देंगे। समझिए, जब ये सब ये सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा तो कमेंट भी आ जाएंगे, सारा कुछ डाटा आ जाएगा, हम यहाँ पे शो करवा देंगे, एंड दैट्स ऑल। अब ये सब हमने करना कैसे, इसके फेजेस क्या क्या हैं उसको देखिए। पहले लिंक आता है डीप लिंक, उस डीप लिंक को हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट आईडी और कंपनी आईडी निकालते हैं। जब वो दोनों आईडीज़ निकल आती हैं, उस आईडीज़ के अंदर से हम डाटा निकालते हैं, डाटा उस आईडीज़ की बेस पे हम डाटाबेस से डाटा निकालते हैं और यहाँ पे लाके सेट कर देते हैं। अभी इसको हम यहाँ पर देखते हैं इंटेंट में से हमने डाटा निकाला, डाटा निकालने के बाद हमने क्यू आर क्रिएट किया उस लिंक का। लिंक का तो सिंपल क्यू आर आराम से कौन से क्रिएट हो सकता है, वो हमने कर दिया। अगर डमी के अंदर एक्स वाई जी इक्वल है तो उसको स्प्लिट करो, डीप लिंक को स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के लिए गए, कंपनी आईडी, यहाँ पर अगर आप लिंक को और से देखें यहाँ पर, तो इज इक्वल टू कंपनी आईडी के बाद कंपनी आईडी असल में पड़ी हुई है। जो भी कंपनी आईडी होगी, ये तो वेरिएबल है ना, हर कंपनी की डिफरेंट होगी, तो इसके बाद जो भी डाटा पड़ा हुआ होगा वो कंपनी आईडी होगी। सबस्ट्रिंग हमने की, इसके बाद 7 हिंट से आगे जाओ। 7 हिंट से कौन से, ये वाले 7 हिंट से आगे जाओ, और बेसिकली जब स्प्लिट कर रहा होता है ना वो इस इंडेक्स से देख रहा होता है, यानी कि वो जिससे गिन रहा होता है यहाँ से। तो हमने इससे आगे वाली जो डाटा है ना, वो हमारे पास लिंक है असल में, यानी कि कंपनी में लिंक में हमने उसे कहा यहाँ से आगे वाला डाटा उठा के दे दो। तो वो तो ये समझ रहा है कि ना मैंने ये यहाँ से ले के ना आगे जितना भी डाटा सारा वो उठा के देना है। तो हमने कहा है कि नहीं, ये वाला नहीं, हमें ये वाले 3 और 3 6 करेक्टर को छोड़ के अगला वाला जो डाटा है ना वो हमें चाहिए। तो वहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए, हमें यहाँ तक चाहिए जहाँ पर पी आई डी और डैश आ जाए। पी आई डी और डैश हमें कहाँ पे मिल रहा है, पी आई डी और आगे डैश, प्रोडक्ट की आई डी के पहले ना डैश आ रहा होता है हमेशा, ये वाला डैश, इसी तरह ये डैश, तो ये यहाँ तक डैश से ना डैश तक हमें मिलना चाहिए। तो उससे आगे वाला प्रोडक्ट आईडी होगी, तो इससे पीछे वाली जो होगी ना वो हमारा कंपनी आईडी होगी। वो हमें कंपनी आईडी मिली, हमने कंपनी आईडी सेव कर ली। इसी तरह हमने प्रोडक्ट आईडी निकाली, वो भी सेव कर ली, सेट। अब हमने डाटा निकाल लिया, प्रोडक्ट आईडी और कंपनी आईडी निकाल ली। जब कंपनी आईडी निकाल ली तो हमने उसके रिलेटेड डाटाबेस से डाटा निकालना है, और डाटाबेस से डाटा निकाल के हमने सेट करवाना है। डाटाबेस से हमने डाटाबेस में हम गए, कंपनी व्यू में गए, कंपनी आईडी में गए, फिर हमने उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी में गए, प्रोडक्ट्स में गए, प्रोडक्ट आईडी में जाके हमने कहा कि अगर उसके चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, तो वो डाटा उठा लो और सेट कर दो। अगर नहीं है, अगर यानी कि नहीं है, तो मतलब ये होगा कि ये वाली प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, वो कहेगा एरर। अदरवाइज अगर वो प्रोडक्ट के अंदर डाटा नहीं है तो वो ये कहेगा कि एसोसिएटेड प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड बाय कंपनी, मतलब कंपनी ने ये प्रोडक्ट रिमूव कर दी है, या उसने कंपनी ने प्रोडक्ट बनाना बंद कर दी होगी, या कोई भी इशू होगा जिसकी वजह से उसने अपना टैग चेंज कर दिया हो, तो अपनी प्रोडक्ट को रिमूव करके दोबारा से एक न्यू एंट्री की हुई हो, और मतलब कि किसी भी इशू की वजह से उसने अगर प्रोडक्ट को रिमूव किया हुआ है, तो हमारे पास यूज़र को पता चल जाएगा कि ये वाली प्रोडक्ट कंपनी रिमूव कर चुकी है, तो वो उसको नहीं बाय करेगा, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने डाटा को भी सेट कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास है जी ऑप्शन, एक और जो चीज़ मैंने आपको बतानी है वो ये है कि क्यू आर से यूज़र कैसे पहुँचेगा
यानी कि मैंने आपको क्यूआर को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद वो प्रोडक्ट की सारी डिटेल पे पहुंच गया, कमेंट भी कर सकता है। कमेंट कैसे कर सकता है वो भी आपको बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है वो। मैं यहाँ पर जाता हूँ कंट्रोल एफ PTN कमेंट, EDD टाइप कमेंट, इसको सर्च कर दिस। ये जैसी BTN पोस्ट का बटन क्लिक होता है ना, यहाँ पर अगर आप देखें इसके उसमें, इसके व्यू में देखें तो जैसी पोस्ट का बटन क्लिक होता है तो फील्ड के अंदर से डाटा उठाता है और जाके कमेंट कर देता है और यहाँ पे कमेंट आ जाता है। उसकी डिटेल देखते हैं। स्ट्रिंग से डाटा उठाता है, फील्ड से डाटा उठाता है, कमेंट में सेव करता है और वो कमेंट अगर वैलिड है तो कमेंट को पोस्ट कर देता है। पोस्ट कमेंट में क्या होता है, पोस्ट कमेंट के अंदर कमेंट का सेंडर नेम, कमेंट का करंट टाइम और करंट जो कमेंट का टेक्स्ट है, जो करंट है टेक्स्ट है कमेंट है, वो जाके कमेंट्स के अंदर अपलोड कर देता है। उसी कंपनी आईडी में जाता है, उसी की प्रोडक्ट आईडी में जाता है, तो वहाँ पे कमेंट्स का सेक्शन बनाता है और प्रोडक्ट का कमेंट को अपलोड कर देता है, सेम लाइक दिस। और एक स्पेसिफिक आईडी के साथ करता है। अब ये स्पेसिफिक आईडी का मैंने आपको बताया था और मैंने अभी तक नहीं बताया कि मैंने ये किस तरह अपलोड होती है, ये कैसे बनती है, जनरेट होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे कमेंट के अंदर गया, फिर मैंने एक पुश का बटन दबाया, पुश का मैंने एक फंक्शन कॉल किया। वो पुश से क्या होता है, एक न्यू जनरेट की जनरेट होती है और हर डाटा जो है ना, जितनी दफ़ा एंट्री होगी ये पुश का फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही पुश का फंक्शन कॉल होगा वो एक पेरेंट बन जाएगी, एक आईडी जनरेट होगी और वो पेरेंट बन जाएगी और उसके अंदर ये जो चिल्ड्रन है, ये मैप जो है ये चिल्ड्रन बन के उसके अंदर सेव हो जाएगा। अब ये सारा चिल्ड्रन है और ये पेरेंट है। जब जब भी वो फंक्शन कॉल होगा, यानी कि जब भी पोस्ट का बटन क्लिक होगा तो ये एक नया आईडी सेव हो जाएगी। अच्छा, अब आई थिंक ये काफ़ी है इस वीडियो के लिए। तो कमेंट पोस्ट हो रहे हैं, अब कमेंट को फैच कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही है कि लिस्ट व्यू के अंदर हम यहाँ का हमने रेफरेंस दे दिया डेटाबेस को, आगे डाटा सारा सेम है, यानी कि एक जैसा डाटा सारा आ रहा है। वो हमने उसको यूज़र को कह दिया कि हमने डेटाबेस को कह दिया कि ये इस तरीके से उठा लो और वो कमेंट्स जो है ना उस तरीके से उठ के हमारे पास आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई थिंक।